तो गुड इवनिंग क्लास 12th स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे बेटे। हमने हमने जो इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था, कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा था, उसकी हमने एक एक्टिविटी कंप्लीट कर ली थी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मैंने आपको बोला था कि मैं तीन एक्टिविटी के पहले कंसेप्ट कराऊंगा, कंसेप्ट कराने के बाद मैं आपको उनके न्यूमेरिकल कराऊंगा, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपकी हो गई थी। आज बेटा आपकी होगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। आज कौन सी एक्टिविटी होगी? कैश फ्लो स्टेटमेंट। पहले चैप्टर का नाम डाल लेते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम आज कौन सी एक्टिविटी पढ़ने वाले हैं? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम बेटे ये सीखेंगे कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमें कौन कौन से आइटम्स को लेना है, कौन कौन सी चीजें इसमें नहीं आएंगी और कौन कौन सी चीजें आएंगी। अब देखो, आप इन्वेस्टिंग नाम से ही समझ पा रहे हो कि निवेश करना। निवेश करने का क्या मतलब होता है कि ऐसी जगह पैसा डालना जहां हमें कुछ रिटर्न मिल सके, ठीक है। इन्वेस्टिंग का मतलब होता है किसी भी ऐसी जगह पैसा अपना मतलब कि डिपॉजिट करना जहां से हमें कुछ रिटर्न मिल सके, ठीक है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जो हम डील करते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम डील करते हैं सेल एंड परचेज ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। सेल एंड परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सेल और परचेज से डील करते हैं। सेल का मतलब होता है यहाँ पे बिकना, या बिक्री भी बोल सकते हो, बिक्री। और परचेज का मतलब हो जाएगा यहाँ खरीदारी, खरीदारी। और फिक्स एसेट का मतलब मैंने आपको समझा ही रखा है, ऐसे एसेट जो हमारे लॉन्ग टर्म के लिए चले और हम नॉन नॉन सेल पर्पस के लिए खरीदते हैं, उसको हम बोलते हैं फिक्स एसेट, ठीक है। फिक्स एसेट हो जाएंगे। अब मैं आपको पहले फिक्स एसेट का एग्जाम्पल देके बता देता हूँ। एग्जाम्पल नहीं तो मैं बता देता हूँ कौन कौन से फिक्स एसेट आपके होते हैं। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फिक्स एसेट होते कौन कौन से हैं। फिक्स एसेट में आ जाता है आपका लैंड, दूसरा आ जाता है आपकी बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया। इसके बाद आपका आ जाएगा मशीनरी, मशीनरी। इसके बाद आपका आ सकता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आ सकता है, ठीक है। ये सब आपके फिक्स एसेट होते हैं। अभी मैंने आपको ये नहीं बताया प्लस कौन से होने हैं, माइनस कौन से होने हैं। मैंने अभी आपको क्या बताया? मैंने अभी आपको सिर्फ ये बताया है कि इन्वेस्टमेंट फिक्स एसेट होती है, मशीनरी फिक्स एसेट होती है और आपकी बिल्डिंग फिक्स एसेट होती है, ठीक है। इसमें हमें इनकम कौन कौन से सोर्सेस से हो सकती है? इनकम, देखो हमें इनकम का मतलब होता है पैसे आने का सोर्सेज हमारा क्या हो सकता है, ठीक है। पैसे आने का सोर्सेज हमारा हो सकता है, जैसे हमने कोई बिल्डिंग बनाई है, ठीक है। इस बिल्डिंग में हमने रहने के लिए क्या बनाया है? जैसे दिल्ली में होता है फ्लैट्स बनते हैं, दिल्ली नोएडा, तो यहाँ पे फ्लैट्स बनते हैं। फ्लैट्स को हम क्या करते हैं? बिल्डिंग में देते हैं। बिल्डिंग बनाने के बाद जो फ्लैट्स होते हैं, इसमें क्या होता है? हम रेंट लेते हैं। तो इन बिल्डिंग से हमें क्या मिलता है? रेंट रिसीव। जो ये रेंट रिसीव होता है ये हमारी इनकम होती है और इसका मतलब होता है इनफ्लो ऑफ कैश, इनफ्लो ऑफ कैश। इनफ्लो ऑफ कैश का मतलब प्लस में जाएगा, प्लस में लिखा जाएगा ये, ठीक है। और हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बेटे हमारे शेयर्स भी आ सकते हैं कि हम किसी कंपनी में शेयर्स में इन्वेस्ट करें हमने किसी कंपनी के, और उन्हीं शेयर से हमें क्या मिलेगा? डिविडेंड। मैंने आपको बताया था डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड का मतलब होता है किसी भी शेयर के ऊपर प्रॉफिट मिलना, और हम इस टर्मिनोलॉजी को डिविडेंड बोल देते हैं, ठीक है। होता है ये प्रॉफिट ही है लेकिन इसको नाम बदल दिया डिविडेंड। कितना शेयर, कितना मतलब लाभांश मिलने वाला है शेयर पे। दूसरी चीज क्या होती है? हम इन्वेस्टमेंट के तौर पे हम क्या कर देते हैं? हम डिवेंचर्स को इशू कर देते हैं। डिवेंचर्स, डिवेंचर भी एक तरीके का लोन ही होता है। हमने किसी दूसरी कंपनी को डिवेंचर इशू कर दिए, इशू ऑफ डिवेंचर कर दिया, ठीक है। हमने किसी कंपनी को इशू ऑफ डिवेंचर कर दिया, या हमने किसी कंपनी के डिवेंचर ले लिए, हमने किसी कंपनी के डिवेंचर ले लिए हैं, इसका मतलब ये हो सकता है, ठीक है। डिवेंचर के बदले हमें कंपनी को कैश देना पड़ता है। कंपनी डिवेंचर्स में हमें क्या पे करती है? इंटरेस्ट। तो यहाँ पे हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का क्या सोर्स हो सकता है कि यहाँ पे हमें मिलेगा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीव,
इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव ऑन डिवेंचर्स लिखेंगे, सॉरी यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट रिसीव ऑन डिवेंचर्स। ठीक है बेटे, यहाँ पे समझ में आ जाना चाहिए आपको। ये होते हैं मेरे फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स में मुझे इनकम कौन कौन से सोर्सेस से हो सकती है? बिल्डिंग से हो सकती है, बिल्डिंग से क्योंकि किराया मिलेगा तो रेंट रिसीव, डिवेंचर इशू करेंगे तो डिवेंचर पे इंटरेस्ट मिलेगा, किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे तो शेयर्स पे डिविडेंड मिलेगा। तो ये आपके इनकम के सोर्सेज होते हैं फिक्स एसेट्स से। इतना अभी पढ़ो, इसके आगे करवाता हूँ। यहां से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब हमें क्या पढ़ना है? हमें कैलकुलेशन करनी है नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की। अब हमें क्या पता लगाना है कौन कौन से आइटम हमें प्लस करने हैं और कौन कौन से आइटम हमें माइनस करने हैं। बेटे प्रोसीड्स का यहाँ क्या मतलब हो जाता है कि हमें कैश मिला। प्रोसीड्स का यहाँ मतलब हो जाता है बेचने पर कैश मिला। बेचने पर, यहाँ लिख सकते हैं हम बेचने पर कैश मिला। जब भी ये टर्मिनोलॉजी दिखाई दे जाए आपको प्रोसीड्स, इसका मतलब है कि हमने ये बेचा है। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट, अगर कोई भी फिक्स एसेट आपने बेचा होगा तो वो आप यहाँ पे प्लस कर दोगे, क्योंकि इसका रीजन क्या है? इसका रीजन हो जाएगा इनफ्लो ऑफ कैश। कैश आएगा तो प्लस करते हैं, कैश जाएगा तो माइनस करते हैं। ऐसे इसका दूसरा केस है पेमेंट फॉर परचेज ऑफ फिक्स एसेट। पेमेंट का मतलब होता है हमने कोई भी फिक्स एसेट खरीदा है, फिक्स एसेट को, फिक्स एसेट को खरीदा है। और जब भी हम फिक्स एसेट को खरीदेंगे तो खरीदने पर क्या होता है? हमारे पास से पैसा जाता है, और जब हमारे पास से पैसा जाएगा तो हम इसको माइनस में लिखेंगे और इसको लिखते हैं हम आउटफ्लो ऑफ कैश। आउटफ्लो ऑफ कैश मतलब कि खरीदने पर हमारे पास से पैसा चला जाएगा। यहाँ लिखा है प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जो कि हम बहुत लंबे समय के लिए करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 3 साल 5 साल, ये एफडी वगैरह जो आप करते हैं, कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हैं, वो हमारे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में आती है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की जब हम सेल करेंगे, जैसे हमने कोई जमीन खरीदी हुई है, सपोज दैट हमने वो जमीन 5-6 साल के बाद बेची, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट थी वो, मतलब एकदम से नहीं उसको कैश में कन्वर्ट करेंगे, 5-6 साल का इंतजार किया और अब उसको बेच रहे हैं। हम उस एसेट को अगर बेचेंगे तो हमारे पास पैसा आने वाला है, और जब पैसा आता है तो उसको लिखते हैं हम प्लस में। और प्लस में लिखने के बाद यहाँ लिख सकते हो आप, आपको ये एग्जाम में लिखनी, ये वाली चीज एग्जाम में नहीं लिखनी है, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ सिर्फ। इनफ्लो ऑफ कैश, जब भी कोई सामान बेचा है तो पैसा आना ही है। यहाँ पे लिखा है पेमेंट, तो यहाँ से तो खुद ही पता चल गया कि पेमेंट हो रहा है, इसका मतलब या तो परचेज हो रही है या फिर मुझे कोई रेंट वगैरह पे करना पड़ रहा है। पेमेंट हो रही है किस चीज के लिए? परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ऐसा समझ लो जो जमीन बेची थी तो वो 5 साल पहले खरीदी भी तो होगी, और जब वो खरीदी होगी तो खरीदने पर तो कैश जाता है, और जब कैश जाएगा तो यहाँ लिखेंगे इसको माइनस में और लिखेंगे आउटफ्लो ऑफ कैश। आउटफ्लो ऑफ कैश लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, इसके जस्ट बाद दे रखा है इंटरेस्ट रिसीव ऑन डिवेंचर्स। मैंने इससे पहले आपको समझाया था कि डिवेंचर होते क्या है। कंपनीज हमें डिवेंचर इशू करती हैं और हमसे पैसा ले लेती हैं, और उस पर फिक्स रेट से हमें ब्याज देती हैं, बस उसका नाम बदल जाता है, उसका नाम हो जाता है डिवेंचर। जो ये डिवेंचर होते हैं इस पर हमें इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, ब्याज रिसीव हो रहा है, मतलब पैसों में भी रिसीव होता है ब्याज। जब ब्याज पैसों में रिसीव होगा तो पैसा आएगा, और इनफ्लो ऑफ कैश लिखेंगे। इनफ्लो ऑफ कैश का मतलब होता है कि पैसा हमारे बिजनेस में आ रहा है, और पैसा आता है तो जोड़ते हैं। ठीक है, दूसरी चीज में लिखा है डिविडेंड रिसीव ऑन शेयर्स। बेटे डिविडेंड को हम शेयर्स पे या तो प्रॉफिट बोल दो, या फिर इसको प्रॉफिट के बाद आप इसको हिंदी में बोल सकते हो लाभांश। ठीक है, दोनों चीजें याद रख सकते हो, प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। तो बेटे जब भी मैंने किसी कंपनी में पैसा लगाया है, शेयर्स खरीदे हैं, तो कंपनी को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो हमें हर 6 महीने में डिविडेंड दे, हमें ईयरली डिविडेंड दे। तो जो हमें वो डिविडेंड देती है, उस डिविडेंड, वो डिविडेंड हमें कैश में ही तो देती है, कभी कभी वो हमें क्या कर देती है, बोनस शेयर भी इशू कर देती है डिविडेंड के तौर पे। लेकिन हम इस चैप्टर के मोटो से हम यही मान के चलेंगे कि हमें डिविडेंड कैश में ही मिल रहा है, और कैश में डिविडेंड मिल रहा है तो इसका मतलब हो जाता है कि ये क्या है? इनफ्लो ऑफ कैश है, इनफ्लो ऑफ कैश। अब एक बात देखेंगे बहुत ध्यान से, अगर इसका आंसर, अगर इसका आंसर प्लस माइनस ऐसे आता है, देखो दो टर्मिनोलॉजी यूज होती है। अगर आपका आंसर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में
प्लस में आता है, अगर प्लस में आता है तो यहां लिखते हैं नेट कैश फ्लो, फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, वो सॉरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बेटे अगर आंसर आपका किस में आता है, प्लस में, तो आप लिखेंगे कैश फ्लो। और यही आंसर अगर आपका माइनस में आ जाए तो आप लिखोगे नेट कैश यूज्ड फ्रॉम ऑपरेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगर आंसर माइनस में आ रहा है तो इट मींस हमारा पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है और बिजनेस में आ नहीं रहा। और जब ज्यादा खर्च हो रहा है माइनस वाले आंसर के लिए तो हम यूज करते हैं यूज्ड। अगर यहाँ पे माइनस में आंसर आ जाए तो प्लस में आएगा तो फ्लो का यूज करेंगे, माइनस में आएगा तो यूज्ड का यूज करेंगे। ठीक है, ये तो इसका फॉर्मेट है। अभी बेटे इसमें मैं आपको एसेट्स के अकाउंट बनाने सिखाऊंगा और मैं पहले आपको एक सिंपल इसके बाद एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। ठीक है, फिलहाल इसको उतारो, एक सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। पहले हम करेंगे बेटे इस चैप्टर की इलस्ट्रेशन नंबर, इस चैप्टर की मैं करा रहा हूं आपको इलस्ट्रेशन नंबर 22। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 22 करा रहा हूं मैं, जिसमें लिखा है कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। देखो इसमें हमें करना क्या है, ये क्वेश्चन बोल रहा है फिक्स एसेट के अकाउंट बनाने। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि आपको फिक्स एसेट के अकाउंट बनाने सिखाऊंगा मैं यहाँ पे। हमें यहाँ पे बनाने हैं पहले प्रिपरेशन ऑफ फिक्स एसेट्स अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। बेटे फिक्स एसेट्स अकाउंट को बनाने में ही आपकी सबसे बड़ी जीत होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। ठीक है, अगर फिक्स एसेट के अकाउंट आपके अच्छे से बन जाते हैं तो ही आपको नंबर अच्छे मिलते हैं, वरना नहीं मिलते इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन उतार रहा हूं मैं यहाँ पे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, ये मैंने आपको लिखवाए थे, ये फिक्स एसेट होते हैं। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू दे रखी है आपको 2014 में और 2015 में। 1 अप्रैल 2014, ठीक है, ये दे रखी है 1 अप्रैल 2015। ठीक, ये प्रीवियस ईयर है, करंट ईयर है। वैल्यू दे रखी है 7,20,000 रुपए, 7,20,000 रुपए, और ये दे रखी है 8,60,000 रुपए। ठीक है, ये वैल्यू दे रखी है। इसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन भी हमें गिवन है, यहाँ पे हम लिखेंगे एडिशनल एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन भी हमें क्वेश्चन में दे रखी है। तो एडिशन इंफॉर्मेशन में हमें क्या बोला है उसने, एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोला है डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, डेप्रिसिएशन चार्ज, डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ड्यूरिंग द ईयर। साल में प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगाना है आपको 85,000 का। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है साल में आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे मशीनरी पर 85,000 रुपए। नेक्स्ट एडजस्टमेंट बोल रहा है प्लांट एंड मशीनरी पे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से 1,10,000 रुपए की मशीन बिक गई नहीं। चलो मैं एडजस्टमेंट लिख के समझाता हूँ। एडजस्टमेंट में लिखा है प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी having a written down value, having a written down value, a written down value, a written down value of 1,10,000 rupees, of rupees 1,10,000, ठीक है, of rupees 1,10,000 was sold for 1,25,000, 1,00,000 कितना, 1,25,000, 1,25,000। ठीक है बेटे, आपको क्वेश्चन में क्या दिया है मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं। जब भी आपको क्वेश्चन मिले इस तरीके का, जब आपको फुल फ्लेज क्वेश्चन मिलेगा तो आपको क्या दिया रहेगा बेटे, प्लांट एंड मशीनरी की तो आपको बैलेंस शीट में दिए रहेंगे ये अमाउंट। ठीक है, ये दो अमाउंट तो आपको दिए रहेंगे, लेकिन जब इससे रिलेटेड आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल जाए, प्लांट एंड मशीनरी हो या लैंड एंड बिल्डिंग हो, इनसे रिलेटेड आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल जाए, तो आप ये समझ जाना कि आपको कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करना है। हमें प्लांट एंड मशीनरी या हमें फिक्स एसेट का अकाउंट को हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा, जहां से हमें एग्जैक्ट या तो परचेज पता चलेगी या हमें पता चलेगी इसकी सेल हुई है या परचेज हुई है, वहां से हमें एग्जैक्ट फिगर पता चलेगी। यहां से हम कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे रखी है।
तो हमें फिक्स एसेट अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो देखो फिक्स एसेट अकाउंट कैसे बनता है, यहाँ मैं बनाऊंगा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। बेटे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में फॉर्मेट बिल्कुल वैसा ही बनेगा, डेट पर्टिकुलर्स, यहाँ लिखेंगे अमाउंट, यहाँ पर भी यही हो जाएगा, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, ये डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट का हो गया। ज्यादा बड़े अकाउंट नहीं बनते हैं, छोटे छोटे बनते हैं, बस इस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत होती है, ज्यादा बड़े नहीं बनते हैं। देखो ओपनिंग बैलेंस कौन सा दे रखा बेटा हमें, ओपनिंग बैलेंस वो होता है जो हमारा प्रीवियस ईयर का होता है। प्रीवियस ईयर का बैलेंस कितना है, 7,20,000। यहाँ पे लिखते हैं हम टू बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन। हमें पहले ओपनिंग बैलेंस लिखना है, ब्रैकेट में आपको लिख के भी बता रहा हूँ मैं, ओपनिंग बैलेंस है ये। ठीक है, ये ओपनिंग बैलेंस है, 7,20,000 रुपए आपको मशीन का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लोजिंग बैलेंस भी दे रखा है, तो यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी। सीडी की फुल फॉर्म होती है कैरी डाउन, इसको हम बोल सकते हैं क्लोजिंग बैलेंस। बेटा ये क्लोजिंग बैलेंस वगैरह आपको एग्जाम में लिख के नहीं आना है, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखवा रहा हूँ। ठीक है, क्लोजिंग जो मशीनरी की वैल्यू है वो है 8,60,000। ये चीज तो मैंने डायरेक्ट कॉपी करके लिख दी यहाँ पे। अब देखो मुझे एडजस्टमेंट के हिसाब से चलना पड़ेगा। यहाँ पर क्या लिखा है, डेप्रिसिएशन लगाएंगे मशीन पर 85,000। चलो ठीक है, मैं डेप्रिसिएशन लगा देता हूँ। मैंने यहाँ लिख दिया बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना लगाना था, 85,000 लगाना था मेरे भाई, 85,000 लगा दिया। ठीक है, 85,000 लगाने के बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट में वो कह रहा है प्लांट एंड मशीनरी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। जब मैंने उस पर डेप्रिसिएशन लगाया तो उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू जो बैठ रही थी उसकी, वो बैठ रही थी 1,10,000 की। इसका मतलब हुआ डेप्रिसिएशन लगाने के बाद मेरी मशीनरी बिकनी चाहिए थी, यहाँ पे लिख दूंगा मैं, बिकनी चाहिए थी। मेरी मशीन डेप्रिसिएशन लगने के बाद 1,10,000 की बिकने की चाहिए थी, लेकिन बिकी कितने की, बिकी वो 1,25,000 की। ठीक है, 1,25,000 की बिकी है वो। तो देखो यहाँ पे तो मुझे फायदा ही हो रहा है, 1,10,000 की बिकनी चाहिए थी, 1,25,000 की बिकी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटे, यहाँ पे लिखते हैं बाई बैंक, और ब्रैकेट में क्या लिखते हैं यहाँ, सेल। मशीनरी की सेल हुई है, सेल कितने की हुई है बेटे, हमारी सेल हुई है हमारी 1,25,000 की। ठीक है, 1,25,000 की सेल हो गई। अब देखो कौन सी साइड बड़ी आ रही है, बड़ी आ रही है ये वाली साइड। तो यहाँ पे इसको जोड़ेंगे पहले, ये हो जाएगा 3 जीरो से 3 जीरो, 5 और 5 10 होते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये आपका टोटल हो जाएगा 10,70,000 रुपए, 10,70,000 रुपए। ठीक है, ये तो आया 10,70,000। ठीक है, अब देखो यहाँ पे चेक करो, जो मशीन मेरी 1,25,000 की बिकी है, एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी थी उसकी, 1,10,000 की, इतने की वो बिकनी चाहिए थी। अब अगर तुम यहाँ पे ध्यान से चेक करो तो बेटे कितने का गेन कमाया तुमने, यहाँ पे तुमने गेन किया मशीन पे, गेन ऑन सेल 15,000 का। ठीक है, गेन ऑन सेल मशीन पे हमने किया 15,000 का। यूजुअली हम क्या करते हैं बेटे, हम यहाँ पे लिखते हैं लॉस, ये होता है लॉस की जगह, क्रेडिट साइड पे लिखते हैं लॉस और डेबिट साइड पे लिखते हैं हम गेन। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे टू गेन ऑन सेल, टू गेन ऑन सेल कितने का फायदा हुआ है, 15,000 का फायदा हुआ है। ठीक है, ऐसा मान के चलते हैं, क्या मान के चलते हैं भैया, कि जब हमारे पास क्रेडिट साइड बड़ी हो, क्रेडिट साइड बड़ी हो, तो हम ये मानते हैं कि हमारे पास पैसा बहुत ज्यादा है, मतलब पैसा हमारे पास है कि हम कोई चीज खरीद सकते हैं। ये मैं आपको सिर्फ एक चीज सिखा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, बाकी इसको जब भी कोई पूछे तो आंसर ऐसा बताना नहीं है, बस लॉजिक को दिमाग में घूमना चाहिए। पैसा ज्यादा है, पैसा ज्यादा है तो मैं कुछ चीज खरीद सकता हूँ ना, जब मेरी जेब में पैसे हैं, जब मेरी जेब में पैसे हैं तो मैं कुछ चीज खरीदने के लिए कैपेबल हूँ। आप भी ऐसे करते होंगे, मार्केट में जब जाओगे तो जब जेब में पैसे होते हैं तो कोई ना कुछ सामान खरीद ही लेते हो। तो यहाँ पे ये ज्यादा पैसे हैं, यहाँ पे कम पैसे हैं, तो मैं क्या करूंगा, टू बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, टू बैंक अकाउंट लिखने के बाद परचेज, परचेज लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं परचेज लिख दूंगा। देखो बेटे क्रेडिट साइड का बैलेंस आ रहा है तुम्हारा 10,70,000। ठीक है,
इसका बैलेंस कितना आ रहा है तुम्हारा, इसका बैलेंस आ जाएगा तुम्हारा, इसका बैलेंस आ रहा है 7,35,000 रुपए, ठीक है। बड़ी साइड में से छोटी साइड घटा दूंगा तो मेरे पास कितना बैलेंस आ रहा है मेरे भाई, मेरे पास आ रहा है इसका बैलेंस 3,35,000 रुपए। तो मैंने यहाँ पे मशीनरी खरीद ली 3,35,000 रुपए की। कहने का मतलब ये है कि आपके पास एग्जैक्ट फिगर आ चुकी है। क्या फिगर आ चुकी है आपके पास, एग्जैक्ट फिगर ये आ गई कि आपने जो मशीन परचेज करी, आपने मशीन परचेज की है, मतलब परचेज किया है फिक्स एसेट कितने का, 3,35,000 रुपए का। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में परचेज हुई और परचेज क्या होता है माइनस, तो इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस आइटम में डालेंगे। यहां चेक करो मशीनरी की सेल हुई है, सेल का मतलब मैंने कोई माल बेचा है और माल बेचा है तो कैश आएगा, कैश आएगा। और जब कैश आएगा तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे कितने अमाउंट से, 1,25,000 से, और माइनस करेंगे 3,35,000 से। आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब आप फिक्स एसेट अकाउंट आसानी से बना सकते हैं और आपको पहचान भी हो गई। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस शीट में होने चाहिए, और एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर हमें उसी से रिलेटेड दे रखी है तो हमें फिक्स एसेट का अकाउंट बनाना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई भी कंफ्यूजन आता है मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना बेटे, उसके बाद मैं इसको आपके डाउट सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।